चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, भारत ने महाद्वीपीय मगन तट पर नया दावा करके पाकिस्तान के साथ समुद्री विवाद में अपनी स्थिति मजबूत की। तो भारत ने अपनी विस्तारित महाद्वीपीय मग्न तट के तहत मध्य अरब सागर जल क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर तक अपने दावे को बढ़ा दिया है। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद से बचने के लिए अपने पहले के दावे में भी संशोधन किया है। समुद्री सीमा विवाद के विषय में देखते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईईजेड, तो समुद्र तटीय देशों के पास अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। यह उनकी तटरेखा से समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है। इस जल क्षेत्र में इन देशों को खनन और मछली पकड़ने के अनन्य अधिकार होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे देश महासागर में और अधिक जल क्षेत्र पर दावा कर सकते हैं, बशर्ते वे महाद्वीपीय मग्न तट की सीमाओं पर आयोग के समक्ष वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध कर सके कि उनका दावा किया गया जल क्षेत्र उनकी स्थलीय सीमा से निर्बाध रूप से समुद्री नीतल तक फैला हुआ है। यह आयोग संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। यह पूरा महासागरीय जल क्षेत्र संबंधी देश के विस्तारित महाद्वीपीय मग्न तट का हिस्सा माना जाता है। भारत ने 2009 में अरब सागर के विस्तृत जल क्षेत्रों पर CLCS के समक्ष अपना पहला दावा प्रस्तुत किया था। पाकिस्तान ने 2021 में भारत के दावे पर आपत्ति जताई थी। पाकिस्तान का कहना था कि भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्र विवादित हैं। पाकिस्तान ने विशेष रूप से सरक्रीक को विवादित माना। मार्च 2023 में CLCS ने अरब सागर क्षेत्र में भारत के पूरे दावे को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि आयोग ने पक्षकार देशों को संशोधित दावे प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी। सरक्रीक के विषय में देखते हैं तो यह 96 किलोमीटर लंबा विवादित ज्वारनमुख है। यह अरब सागर तक विस्तृत है और मोटे तौर पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भारत के गुजरात के कच्छ क्षेत्र से अलग करता है। वर्ष 1947 में भारत चाहता था कि इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल क्षेत्र कानून के सिद्धांत यानी थालवेग सिद्धांत के अनुसार सुलझाया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार यदि राष्ट्रों की सीमाएं जलमार्ग में स्थित हैं तो फिर सीमा केवल नौगम्य जल क्षेत्र के मध्य में निर्धारित की जानी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया कि सरक्रीक नौगम्य नहीं है, इसलिए इस पर थालवेग सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। देखते हैं महाद्वीपीय मग्न तट की सीमाओं पर आयोग के विषय में। तो CLCS का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। उद्देश्य है समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को लागू करने में सहायता करना। यह विशेष रूप से बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील से आगे महाद्वीपीय मग्न तट के बाह्य सीमा के निर्धारण में मदद करता है। आयोग की सिफारिशों का स्वरूप, तो इसका निर्णय अंतिम और तटीय देशों पर बाध्यकारी होता है। फिर अगली न्यूज है हमारी, ओडिशा सरकार ने सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित किया। सिमिलीपाल भारत का 107वां और ओडिशा का दूसरा नेशनल पार्क है। भितरकनिका ओडिशा का पहला नेशनल पार्क है। गौरतलब है कि सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 2,750 वर्ग किलोमीटर है। इसके 845.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया। इस तरह सिमिलीपाल ओडिशा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बन गया है। भितरकनिका का क्षेत्रफल इससे कम है। देखते हैं सिमलीपाल वन के विषय में। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा के मयूरभंज जिले में छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है। बहने वाली मुख्य नदियां हैं बुधबलंगा, पलपला, बंदन, सालंदी, कहेरी और देव नदी। सिमलीपाल को वन्यजीव अभ्यारण्य और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। साथ ही इसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया था। यह मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है। नेशनल पार्क क्या होता है तो इसके विषय में देखते हैं थोड़ा। नेशनल पार्क एक ऐसा अधिसूचित क्षेत्र होता है जिसे उसकी पारिस्थितिकी तथा उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, स्थलाकृति या वन्य जीवों की वैज्ञानिक महत्ता के तहत कोई अभ्यारण्य हो ही। नेशनल पार्क के भीतर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती है। हालांकि राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षण द्वारा कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कुछ आदिवासी समूहों को नेशनल पार्क के भीतर रहने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकारों द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नेशनल पार्क की अधिसूचना जारी की जाती है। हालांकि एक बार अधिसूचित हो जाने के बाद राज्य सरकार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश के बिना नेशनल पार्क की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। सिमलीपाल की जैव विविधता, तो वनस्पति की बात करें तो आर्द्र मिश्रित पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, शुष्क पर्णपाती वन और घास के मैदान भी मौजूद हैं। वन्यजीव, तो सिमलीपाल में विशेष रूप से मेलेनिस्टिक बाघ भी पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले अन्य जानवरों में फिशिंग कैट, बार्किंग डियर, माउस डियर आदि शामिल है। ठीक है, बात की हमने सिमलीपाल की। अब बात करेंगे अगली न्यूज की जो है, ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 में घोषणा पत्र अपनाया गया।
इस घोषणा पत्र में 2 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क तथा द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड अ जस्ट ट्रांजिशन। ठीक है, देखते हैं। बैठक का आयोजन ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रासिलिया में किया गया। इस बैठक की थीम थी अधिक समावेशी और सतत गवर्नेंस के लिए ग्लोबल साउथ के सहयोग को मजबूत करना। घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इसका समर्थन किया। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों ने निम्नलिखित प्रतिबद्धता जताई है। तो नवाचार और श्रमिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए समावेशी एआई नीतियों को बढ़ावा देंगे। न्याय संगत जलवायु संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संवाद को प्रोत्साहित करेंगे। विशेष रूप से लेबर गवर्नेंस, डिजिटल समावेशन और हरित नौकरियों के सृजन में दक्षिण दक्षिण सहयोग को मजबूत करेंगे। श्रमिकों के लिए घोषणा पत्र का महत्व। तो गरिमापूर्ण कार्य के लिए एआई का उपयोग, यह सभी श्रमिकों की एआई तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक साबित होगा, जिससे उनकी अभिव्यक्ति को सार्थक सामाजिक संवाद के माध्यम से सुनना आसान हो जाएगा। आईएलओ के अनुसार ब्रिक्स देश दक्षिण दक्षिण सहयोग के माध्यम से कार्यस्थलों पर एआई के अधिकार आधारित उपयोग के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जस्ट ट्रांजिशन, हरित नौकरियों व समावेशी नीतियां। तो पारिस्थितिकी तंत्र के पतन से 1.2 बिलियन आजीविका खतरे में है। लगभग 2.4 बिलियन श्रमिक हानिकारक अत्यधिक गर्मी में काम करने हेतु मजबूर है। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा। तो सामाजिक सुरक्षा में व्याप्त अंतर तेजी से बढ़ रहा है। इससे प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसा असुरक्षित वर्ग भी और अधिक प्रभावित हो रहा है। आज भी 83% लोगों के लिए बुनियादी सामाजिक सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। तो आईएलओ ने ब्रिक्स देशों को वैश्विक सामाजिक न्याय गठबंधन के माध्यम से समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके तहत उन्हें मानक मार्गदर्शन तथा शोध संबंधी और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, सूचीबद्ध कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय में वृद्धि दर्ज की गई। तो एक रिपोर्ट के अनुसार मुनाफे में वृद्धि के चलते 2023-24 में कंपनियों की सीएसआर फंडिंग में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह व्यय 2022-23 के 15,524 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 17,967 करोड़ रुपए हो गया। एचडीएफसी बैंक ने सबसे अधिक 945.31 करोड़ रुपए का सीएसआर व्यय किया। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने व्यय किया। सीएसआर के विषय में देखते हैं। तो सीएसआर के माध्यम से कंपनियां अपनी व्यावसायिक कार्यों में सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के समाधान को एकीकृत करती है। भारत में सीएसआर से जुड़े नियम। तो सीएसआर व्यवस्था की शुरुआत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत की गई है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने सीएसआर कार्यों को अनिवार्य करने वाला कानून बनाया। सीएसआर के लिए पात्रता मानदंड तो देख सकते हैं। कंपनी की कुल नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक होनी चाहिए। कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक होना चाहिए और कंपनी का निवल लाभ 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। तो फंड आवंटन, कंपनियों द्वारा अपने पिछले 3 वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% सीएसआर गतिविधियों में व्यय करना अनिवार्य है। इनमें राष्ट्रीय विरासतों का संरक्षण जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं। नियम का पालन नहीं करने पर दंड। तो यदि कंपनी निर्धारित राशि खर्च करने में विफल रहती है और इस हेतु स्थापित निधि में स्थानांतरित भी नहीं करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। पंजीकरण, तो सीएसआर गतिविधि करने की इच्छुक कंपनियों को कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने महाद्वीपों के स्थिर भागों के उत्थान के पीछे अज्ञात बलों का पता लगाया। तो वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया है कि कैसे और क्यों महाद्वीपों के स्थिर भाग धीरे धीरे ऊपर उठते हैं तथा ग्रह के कुछ सबसे बड़ी स्थलाकृतियां स्वरूप जैसे एस्कार्पमेंट एवं पठारों का निर्माण करते हैं। क्रेटन प्लेट टेक्टोनिक्स के सबसे कम समझ जाने वाले पहलुओं में से एक है। निष्कर्ष क्या है, तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स टूटती हैं तो पृथ्वी के भीतर शक्तिशाली तरंगें उत्पन्न होती हैं जो महाद्वीपीय सतहों को प्लेट सीमाओं से दूर 1 किलोमीटर से अधिक ऊपर उठा सकती हैं। तंत्र, तो महाद्वीपीय भ्रंशन जैसे अफ्रीकी भ्रंश घाटी में पृथ्वी के क्रस्ट को फैलाता है। इससे एक डीप मेंटल वेव बनती है जो महाद्वीप के आधार के साथ लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति मिलियन वर्ष की गति से गमन करती है। ये तरंगे महाद्वीपीय आधार से चट्टानों की परतों को उठाती हैं जिससे उत्थान होता है। इन तरंगों से होने वाला अपरदन चट्टानों को हटाकर इस उत्थान को और बढ़ाता है जिससे पठारों का निर्माण होता है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के विषय में देखते हैं तो इसे भूविज्ञान की थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के रूप में भी माना जाता है। यह वर्णित करता है कि पृथ्वी की भूगर्भीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्रमुख भूआकृतियां जैसे ज्वालामुखी और भूकंप कैसे बनती हैं। तंत्र, तो पृथ्वी की सबसे बाह्य परत लिथोस्फीयर जो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से बनी है का विखंडन बड़ी चट्टानी प्लेट्स में हो जाता है। ये प्लेट्स चट्टान के आंशिक रूप से पिघली हुई परत के ऊपर तैरती रहती हैं। देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो बड़ी प्लेट्स उदाहरण के लिए पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट आदि। छोटी प्लेट्स उदाहरण के लिए जुआन डी फूका प्लेट,
कोकस प्लेट, नाजका प्लेट, कैरिबियन प्लेट आदि। फिर नेक्स्ट है, केंद्र सरकार I4C को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के दायरे में लाई। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 66 के अंतर्गत शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी की। तो इसे I4C को प्रवर्तन निदेशालय तथा कानून लागू करने वाली अन्य एजेंसियों के साथ सूचना साझा करने और प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे साइबर क्षेत्र से जुड़े वित्तीय अपराधों के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूत किया जा सकेगा। PMLA अधिनियम 2002 की धारा 66। तो धारा 66 प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अथॉरिटी को किसी अन्य एजेंसी के साथ सूचना साझा करने का अधिकार देती है ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। उपयुक्त अथॉरिटी उन सूचनाओं या जानकारियों को साझा कर सकती है जो उसके पास उपलब्ध होगी। साथ ही सूचना तभी साझा की जाएगी जब किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ हो और आगे कार्यवाही की जरूरत हो। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के विषय में देखते हैं तो इसे आधिकारिक तौर पर 2020 में गठित किया गया था। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल है। इसे देश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। जुलाई 2024 में से केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक अनुलग्न कार्यालय यानी अटैच्ड ऑफिस बनाया गया था। उद्देश्य है इस संस्था का साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को व्यवस्थित एवं कुशल तंत्र प्रदान करना है। I4C की संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं, तो जैसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट NCTAU और नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट NCEMU और जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम JCCT आदि। ठीक है, फिर अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज़ है प्राचीन मुजीरिस बंदरगाह। तो मुजीरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार MGS नारायण को केरल राज्य विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई। यह वर्तमान केरल के मालाबार तट पर स्थित एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यह पहली सदी ईसा पूर्व से आरंभिक मध्यकाल तक सक्रिय था। यह मसाला व्यापार, विशेष रूप से काली मिर्च जिसे अक्सर काला सोना कहा जाता था, के लिए प्रसिद्ध था। निर्यात की अन्य वस्तुओं में अर्धकीमती पत्थर, हाथी दांत, मोती आदि शामिल थे। यह बंदरगाह दक्षिण भारत को फारस, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर विश्व से जोड़ता था। इसका उल्लेख प्लिनी दी एल्डर के लेखों और पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में किया गया है। फिर नेक्स्ट है बैंक.इन डोमेन। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए विशिष्ट इंटरनेट डोमेन .bank.in को अक्टूबर 2025 तक चालू करने का निर्णय लिया। देखते हैं इसके विषय में। डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए विशिष्ट बैंक.इन इंटरनेट डोमेन की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना तथा डिजिटल बैंकिंग और भुगतान प्रणाली में जनता के विश्वास को बढ़ाना है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजीज को इस डोमेन के लिए एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार के रूप में अधिकृत किया है। NIXI का पंजीकरण 2003 में हुआ था। वर्तमान में यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। फिर नेक्स्ट है रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में लगभग 20 रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल्स को छोड़ा गया है। इसे बंगाल रूफ टर्टल भी कहा जाता है। यह भारत, बांग्लादेश और नेपाल का स्थानिक जीव है। वर्तमान में भारत के केवल राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभ्यारण्य में ही इस प्रजाति की अधिक संख्या पाई जाती है। मुख्य विशेषताएं हैं, टर्टल प्रजाति ताजे जल में पाई जाती है। यह प्रजाति आमतौर पर प्रबल वेग वाली गहरी नदी में पाई जाती है। यह प्रजाति जमीन पर अंडे देने आती है। IUCN रेड लिस्ट में श्रेणी है इसकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड साइट्स में परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध। मुख्य खतरे प्रवास नष्ट होना, मछली पकड़ने के गैर कानूनी जालों में फंसना और शिकार आदि। फिर नेक्स्ट है बंदर अब्बास बंदरगाह। तो हाल ही में ईरान के शाहिद राजाई बंदरगाह पर सोडियम परक्लोरेट रॉकेट ईंधन में विस्फोट हुआ। शाहिद राजाई बंदरगाह बंदर अब्बास बंदरगाह परिसर का एक हिस्सा है। शाहिद राजाई बंदरगाह ईरान का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत टर्मिनल है। इसके विषय में देखते हैं। दक्षिणी ईरान में चाबहार बंदरगाह के पश्चिम में स्थित होर्मुज जलमध्य पर स्थित है। दुनिया का 20% तेल व्यापार यहीं से होकर गुजरता है और यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। फिर नेक्स्ट है टाइक्सियन रीफ। तो दक्षिणी चीन सागर में चीन के फिलीपींस के प्रमुख सैन्य आउटपोस्ट थीटू द्वीप के पास विवादित टाइक्सियन रीफ पर कब्जा किया। थीटू द्वीप को पग आसा द्वीप भी कहा जाता है। इसके विषय में देखते हैं। सैंडी के यह
स्प्रेटली द्वीप समूह का हिस्सा है। महत्व है, चीन का दावा है कि सैंडी के एक प्राकृतिक रीफ है, न कि मानव निर्मित। यदि चीन इस पर अपना अधिकार मजबूत करता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इस रीफ के पास के 12 नॉटिकल मील के प्रादेशिक जल क्षेत्र पर भी उसका अधिकार हो जाएगा। इसमें थीटू द्वीप के पास के जल क्षेत्र भी शामिल हो जाएंगे, जो फिलीपींस के अधिकार क्षेत्र में है। सैंडी के चारों ओर प्रादेशिक जल क्षेत्र पर दावा करने से निकटवर्ती सूबी रीफ पर भी उसका दावा मजबूत हो जाएगा। सूबी रीफ चीन के अधिकार क्षेत्र में सैन्यकृत डीप वाटर पोर्ट है। यह घटनाएं ऐसे समय में सामने आई हैं जब फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका बालिकातन नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन। ठीक है, इस पहल के विषय में देखते हैं। तो खाद्य एवं कृषि संगठन ने पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल पर एक्सलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन पहल की शुरुआत की। इसके विषय में देखते हैं। एक्सलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन का संक्षिप्त नाम है प्राकृतिक पुनर्स्थापन के लिए अभिनव निगरानी को तेज करना। उद्देश्य है वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन प्रयासों की निगरानी और रिपोर्टिंग में सुधार करना। यह पहल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्य 2 में उल्लेखित 2030 तक कम से कम 30% खराब पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, मानकीकृत डेटा फ्रेमवर्क और क्षमता विकास का लाभ उठाएगी। यह FAO के AIM for Forests कार्यक्रम का हिस्सा है, जो प्रकृति पुनर्स्थापन निगरानी के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु वनों से परे दायरे का विस्तार करता है। फिर नेक्स्ट है महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य। झारखंड के महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य में सरना आस्था में विश्वास करने वाले आदिवासियों में वन और वन्य जीवों के साथ सहअस्तित्व में जीने की अनूठी मिसाल सामने आई है। दरअसल सर्दी के महीनों में साल वृक्षों में फूल खिलते हैं। आदिवासी समूह अपनी सांस्कृतिक परंपरा के तहत इस मौसम में साल वन में जाने से बचते हैं ताकि वन का संरक्षण हो सके। संयोगवश यह मौसम इंडियन ग्रे वुल्फ के प्रजनन और मान बनाने यानी डेनिंग का भी है। इस तरल साल वन के साथ साथ इंडियन ग्रे वुल्फ का भी संरक्षण सुनिश्चित होता है। देखते हैं इसके विषय में। इसे 1976 में भेड़िया अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है। बूढ़ा नदी महुआ डांड घाटी से होकर बहती है। इंडियन ग्रे वुल्फ के विषय में देखते हैं। इंडियन ग्रे वुल्फ की एक उप प्रजाति है। दक्षिण पश्चिम एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान आदि तक पाई जाती है। ये शुष्क और अर्धशुष्क परिवेश जैसे कि झाड़ीदार भूमि, घास के मैदान तथा कांटेदार जंगलों में पाए जाते हैं। ये भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। फिर नेक्स्ट है सेमी क्रायोजेनिक इंजन। तो इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का दूसरा शॉर्ट हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। यह लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर स्टेज को शक्ति प्रदान करेगा। इसके विषय में देखते हैं। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक और पारंपरिक इंजन के लाभों को मिलाकर काम करता है। इसमें हाइड्रोकार्बन आधारित ईंधन जैसे केरोसिन के साथ क्रायोजेनिक ऑक्सीडाइजर जैसे लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इससे बिना किसी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन या प्रदूषण के 100% दक्षता मिलती है। उद्देश्य है क्रायोजेनिक और गैर क्रायोजेनिक प्रणोदकों को मिलाकर प्रदर्शन एवं परिचालन सरलता के बीच संतुलन हासिल करना। फिर नेक्स्ट है एजेंटिक AI। तो भारत एजेंटिक AI पेशेवरों की गंभीर कमी से जूझ रहा है क्योंकि मांग में वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि उन उन्नत AI एजेंट्स के कारण है जो स्वायत्त निर्णय लेने में सक्षम है। इनके विषय में देखते हैं। एजेंटिक AI ऐसे AI सिस्टम को कहा जाता है जो स्वायत्त रूप से निर्णय ले सकता है, कार्य कर सकता है और बदलते पर्यावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर सकता है। यह कई डेटा स्रोतों और तीसरे पक्ष के एप्लीकेशन से विशाल मात्रा में डेटा को ग्रहण करता है तथा इसे स्वतंत्र रूप से चुनौतियों का विश्लेषण करने, रणनीतियां विकसित करने और कार्यों को निष्पादित करने के लिए उपयोग करता है। यह समस्या समाधान के लिए 4 चरणीय प्रक्रिया का उपयोग करता है। पहला है समझना, दूसरा तर्क करना, तीसरा कार्य करना और चौथा सीखना। तो यह कंपनियों को सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस से सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर की ओर संक्रमण के माध्यम से उच्च मूल्य प्रदान करने में सक्षम बना सकता है। फिर लास्ट न्यूज है हमारी सैटेलाइट बस एज ए सर्विस। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट बस एज ए सर्विस नामक एक नई पहल के तहत आवेदन आमंत्रित किए। उद्देश्य है इसका स्मॉल सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म्स को डिजाइन और विकसित करने हेतु भारतीय निजी अंतरिक्ष अभिकर्ताओं को अवसर प्रदान करना। इससे इन प्लेटफॉर्म्स पर दूसरे देशों या कंपनियों के उपकरण पेलोड लगाए जा सकेंगे। सैटेलाइट बस किसी उपग्रह का मुख्य भाग और संरचनात्मक घटक होता है जिसमें वैज्ञानिक उपकरण लगाए जाते हैं। महत्व है भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना और आयात पर निर्भरता कम करना। ठीक है, तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।